नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम बीपीएससी की सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं और अभी हम लोगों ने बिहार के प्रमंडल को देखा है, जिसमें 38 जिलों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। इसी क्रम में आज हम नई सीरीज़ को लेकर के आ रहे हैं जो बिहार के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देती है। और यहाँ से आप बिहार के इतिहास को 3 भागों में जानेंगे और उस प्रकार से हम बिहार के हर एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्योंकि बिहार का इतिहास हमें देखना है, तो ये इतिहास जो है वो हम 3 खंडों में पढ़ेंगे। पहला जो खंड है वो होगा आपका प्राचीन, दूसरा जो खंड है वो होगा आपका मध्यकालीन, और तीसरा जो खंड है वो होगा आपका आधुनिक। अब क्योंकि हम यहाँ पे बिहार के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बिहार से संबंधित है। अर्थात यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो सिर्फ बिहार से ही संबंधित मिलेंगे। अर्थात प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार के ही संदर्भित आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। हम इस वीडियो में, ये जो कड़ी चल रही है, इसमें हम भारत के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम एक विशेष राज्य बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और वो तीनों खंडों को हम विशेष रूप से देखेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमें उसके सोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। तो बिहार से संबंधित जो हमारा स्रोत है ना, तो ये बिहार के इतिहास का जो स्रोत है वो कैसे है वो हम थोड़ा सा देख लें। तो बिहार का जो आपका स्रोत पड़ेगा, बिहार का जो स्रोत है वो 2 तरीके से देखने को मिल सकता है। एक तो है आपका पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो ये 2 प्रकार के स्रोत से आप जो है वो बिहार के बारे में जान पाएंगे कि बिहार का पहला जो है सो कब इस्तेमाल किया गया बिहार शब्द का, कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है कि ये बिहार है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, इन सब की जानकारी हमें मिलेगी। तो हम पहले देखेंगे पुरातात्विक स्रोत को। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत को भी अगर हम बांटें कि इसमें मुख्यतः हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख। ये सब जो है वो आपके स्रोत मिले हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ, बिहार का अस्तित्व क्या था हर एक स्टेजेस में, वो हमें देखने को यहाँ मिलता है। फिर आपका जो है वो ताम्रपत्र लेख मिलेगा, फिर जो है वो आपको स्मारक मिल सकते हैं, कुछ आपके भग्नावशेष मिलेंगे, है ना, जैसे कुम्हरार वगैरह जो है। तो इस प्रकार से आपको विभिन्न यहाँ पे मिल सकते हैं, कुछ सिक्के भी मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलता है। तो ये मुख्यतः आपको 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में पता चलता है ना। अब जैसे अगर हम देखें कि ये जो है वो पुरातात्विक स्रोत में शिलालेख, स्तंभ लेख वगैरह तो मिले हैं। अगर हम इससे पहले की बात करेंगे, अगर हम अवशेषों की बात करेंगे, तो जो नवपाषाण काल है वो आगे हम पॉइंट्स में आपको पढ़ाएंगे। तो वो नवपाषाण काल में जो अस्थि अवशेष मिले हैं वो भी एक स्रोत के रूप में मौजूद है कि किस किस अभी के जो वर्तमान ज़िले हैं वो कौन कौन से ज़िलों में इस प्रकार के अवशेष मिले हैं, जो हमें ये प्रमाणित करता है कि हमारा जो है वो पूरा पाषाण काल से जो है वो बिहार अस्तित्व में था, है ना, और वहाँ पे आदि मानव लोग रहते थे। तो इसी क्रम में हम जो अगला देखेंगे कि
कुछ और भी हमें देखने को मिल सकता है कि जैसे आप अगर ऐतिहासिक जानकारी की हम बात करेंगे तो जैसे आपका है लौरिया अरेराज, है ना। उसके बाद है आपका लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। फिर है आपका रामपुरवा। तो इन सब से जो आपको स्तंभ लेख मिलते हैं, यहाँ से जो आपका स्तंभ लेख मिला है वो क्या प्रमाण देता है? वो प्रमाण देता है कि जो है सो आपका एक तो यहाँ पे ये एक प्रमाण दे देगा कि मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है तथा बिहार का अस्तित्व। ये दोनों इस स्रोत से हमें जानकारी मिलता है। तो ये कुछ शिलालेख हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन ये कुछ शिलालेख हैं जो हमें स्रोत के रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में अगर आप देखिएगा तो जो आपकी बराबर की गुफाएं हैं, बराबर की गुफा, है ना, विहार, बहुत सारे विहार हैं, है ना। उसके बाद आपको जो नागार्जुनी की पहाड़ी, पहाड़ी स्तूप, तो ये सब भी जो है वो आपके क्या हैं? ये भी आपके बिहार के स्रोत के रूप में देखे जा सकते हैं, है ना। इसी में जब हम आपको एक और जानकारी यहाँ से मिल सकती है कि जो जितने भी स्तंभ लेख थे उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था वो जो था वो आपका प्राकृत, है ना, संस्कृत, इन दोनों का अभिलेखों में भाषाओं का प्रयोग किया गया था। और साहित्य में फिर आपको अर्धमागधी, मागधी ये सभी मिलते हैं, पाली भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्राकृत और संस्कृत जो है भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। हम साहित्यिक स्रोत में बताएंगे कि अर्धमागधी वगैरह भी वहाँ पे शामिल था, है ना। तो ये जो है आपको पुरातात्विक स्रोत में इन दो भाषाओं का उपयोग देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे तो पटना में जो यक्ष प्रतिमा है ना, यक्ष प्रतिमा पटना में, ये भी आपको क्या है? इतिहास की जानकारी देता है ना। फिर क्या है कि वैशाली में जो बसाढ़ जो एक क्षेत्र है, बसाढ़ यानी वैशाली में है ये, यहाँ पे आपको एक मुहर प्राप्त होता है, एक मुहर प्राप्त होता है जो क्या दिखाता है? जो आपको महादेवी प्रभुदाया के बारे में बताता है। मुहर प्राप्त, जो ये क्या दर्शा रहा है? तो महादेवी प्रभुदाया। ये महादेवी प्रभुदाया जो थी वो किस प्रभुदाया जो है वो किससे संबंधित थे? तो महादेवी प्रभुदाया जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिलेगा। तो ये आपके स्रोत हो गए। इसी प्रकार से अगर हम बढ़ेंगे तो आपको एक बोध गया में भी, गया के तरफ जो बोध गया है, तो बोध गया में जो है वो आपको श्रीलंका के भिक्षुओं के आगमन का साक्ष्य मिलता है, आगमन का साक्ष्य मिलता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप जो है वो जोड़ सकते हैं। इसमें फिर आप देखेंगे कि नालंदा में जो है, नालंदा में, है ना, आपको विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय के अवशेष मिलेंगे। वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे बिहार का अस्तित्व था। नालंदा में आपको मुहर मिलेंगे गुप्तकालीन के, नालंदा में गुप्तकालीन मुहर प्राप्त, है ना। तो ये आपके कुछ स्रोत हो सकते हैं। फिर अगर हम आते हैं आपको मध्यकाल की तरफ, अगर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, प्राचीन भारत की बात हो रही थी, मध्यकाल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जो है वो महाविहार वगैरह भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान जो है वो महाविहार, फिर आपका जो है वो गुफाओं का जो है सो जिस प्रकार से
गुफाओं का अस्तित्व, है ना, फिर कुरकीहार। तो ये सब जो हैं वो आपके कुछ स्रोत हैं जो हमें पता चलता है कि जो है सो आपका बिहार के अस्तित्व यहाँ पे मौजूद थे। अगर हम सिक्कों की बात कर लें तो सिक्कों में जो है वो आपको रजत सिक्के बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आहत रजत सिक्के, है ना, रजत आहत सिक्के जो थे वो आपको कुछ कुछ ज़िलों से प्राप्त हुए हैं, जैसे में आपका है राजगीर, है ना, गया, बक्सर, मुंगेर, मोतिहारी, सुपौल। इन सभी जगहों से आपको आहत सिक्के देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसे स्वर्ण सिक्के भी मौजूद हैं। स्वर्ण सिक्के आपको जो है वो तक्षशिला में, स्वर्ण सिक्के की अगर हम बात कर लें तो स्वर्ण सिक्कों में आपको जो है वो तक्षशिला, ठीक है, उसके बाद आपका भागलपुर, फिर आपका नालंदा क्षेत्र, नालंदा आदि में स्वर्ण सिक्के मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा, ये हम स्टार कर दें तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो रजत सिक्के देखने को मिलते हैं। तो ये आपका जो है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये आता है। फिर हम जब साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, अब हम साहित्यिक स्रोत की बात कर लें तो साहित्यिक स्रोत में आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो 3 धार्मिक स्रोत हैं, सबसे पहला जो धार्मिक स्रोत है, तो धार्मिक स्रोत में आपको जो है वो वैदिक साहित्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य में आपको बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। कैसे, कौन कौन से ऐसे वो साहित्य हैं जिससे हमें पता चलता है, तो उस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। जैसे बिहार का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, बिहार का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ, सर्वप्रथम प्रयोग वो किसमें आपको देखने को मिलता है, तो अथर्ववेद में उल्लेखित है। अथर्ववेद में उल्लेखित है, ठीक है। लेकिन मगध शब्द का जो प्रयोग है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, सर्वप्रथम उल्लेख वो कहाँ मिला है, तो वो आपका जो है वो ऋग्वेद में मिला है। और सबसे पुराना जो साहित्य स्रोत है वो ऋग्वेद माना गया है, इसलिए मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, और बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है ना। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात कर लें तो अंगुत्तर निकाय, इसमें आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, महाजनपदों के बारे में, है ना। अंगुत्तर निकाय में आपको ये देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आप अगर हम दीर्घ निकाय की बात कर लें, दीर्घ निकाय या जो है सो आपका विनय पिटक, इन सबों में आपको बिहार शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। बिहार शब्द का प्रयोग। अगर हम जैन साहित्य की बात कर लें तो भगवती सूत्र जो है, भगवती सूत्र, इसमें आपको 16 महाजनपद की चर्चा देखने को मिलती है, महाजनपदों की चर्चा। तो ये आपके कुछ स्रोत यहाँ पे मौजूद हैं, है ना। उसके बाद जो है वो तबकाते नासिरी जो आया था, जो जब हम मध्यकालीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो तबकाते नासिरी
किताब में आपको जो है वो बिहार पर आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिहार पर आक्रमण की जानकारी, तो यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आपको जो है वो रजनी रत्नाकर है, चंदेश्वर की जो रजनी रत्नाकर है, रजनी रत्नाकर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? चंदेश्वर के द्वारा। तो इसमें आपको क्या है, ये मध्यकालीन बिहार के बारे में आपको चर्चा मिलती है, मध्यकालीन बिहार की जानकारी। अगर कुछ यात्रियों को, विदेशी यात्रियों की बात करें या विदेशी साहित्य की हम बात कर लें, तो विदेशी साहित्य में जो है वो आपको साहित्य एवं यात्रियों के द्वारा जो है वो वर्णन किया गया है। यात्रियों के द्वारा बिहार का वर्णन मिलता है, बिहार का वर्णन मिलता है ना। तो ये कुछ स्रोत आपको देखने को मिलेंगे जो आपको ये बताते हैं कि जो है सो बिहार का वर्णन किया जाता है। जैसे सबसे प्रमुख अगर हम विदेशी साहित्य की बात कर लें तो सबसे प्रमुख इसमें है आपका इंडिका, है ना। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा रचित है, मेगास्थनीज, है ना। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा रचित है, और जब मेगास्थनीज के द्वारा ये रचित है तो इसमें क्या है, इसमें जो है वो आपका फाहियान, ह्वेनसांग आदि के बारे में जानकारी मिलता है, बारे में जानकारी, है ना। और फिर जो है सो आपका इन लोगों ने भी अलग से अपना स्रोत दिया था और बताया था कि बिहार में किस प्रकार से प्रशासन है। वो हम आगे जो है सो टॉपिक्स में देखेंगे। तो ये आपके बिहार के स्रोत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा बिहार का इतिहास अब शुरू होगा। तो बिहार का इतिहास, जो प्राचीन बिहार है, देखिए प्राचीन बिहार को जो हम पढ़ेंगे, प्राचीन बिहार, तो इस प्राचीन बिहार में हम जो है वो पहला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल, तीसरा हो जाएगा सुधार आंदोलन, कैसा, तो सामाजिक एवं धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक। तो ये सुधार आंदोलन यहाँ चला, जिसमें आपको बौद्ध और जैन संप्रदाय के बारे में पता चलेगा। इसके बाद हम आ जाएंगे राजनैतिक इतिहास में, जहाँ पे आपको विभिन्न साम्राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद हम चल जाएंगे गुप्तोत्तर काल में, क्योंकि यहाँ से फिर जो है वो बिहार में मध्यकालीन बिहार का चर्चा शुरू हो जाएगा। तो ये गुप्तोत्तर काल जो है वो आपका अंतिम होगा, जो प्राचीन बिहार आपको समाप्त करेगा। तो ये जो है वो हमें 5 प्रमुख टॉपिक्स में बांट करके प्राचीन बिहार के बारे में पढ़ना है। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा सुधार आंदोलन, चौथा राजनीतिक इतिहास और पांचवा गुप्तोत्तर काल। तो हम पहला शुरू करते हैं, यह है आपका प्राक ऐतिहासिक या प्राचीन काल। ये हम प्राचीन काल की शुरुआत कर रहे हैं। प्राचीन काल में देखिए क्या हुआ था कि आपका जो था ये, इसे प्राचीन काल है, यानी ये जो है वो आपका पाषाण युग इसको हम कह सकते हैं। पाषाण युग ये आपका प्रथम चरण हुआ, प्रथम चरण, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि बिहार से संबंधित जो हम बांट रहे हैं उसमें हम इसको 4 भाग में बांटेंगे। पहला जो भाग होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो पहला जो भाग है वो कहलाएगा आपका पूरा पाषाण काल,
पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। पैलियोलिथिक एज, है ना। और इसका जो काल है वो कब से कब तक है, तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ये इसका जो है वो काल है ना। अब इसके अंदर क्या क्या प्राप्त हुआ है हमें बिहार से, तो सबसे पहला प्राप्त हुआ है पाषाण उपकरण। पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो आपको कुल्हाड़ी, अस्क, खुरपी टाइप जो होता था, स्क्रेपर, ये आपको खोदने जैसा होता था, 3-4 दांत हुआ करते थे इसमें, फलक, छुरी आदि। तो इस प्रकार के आपको पाषाण से बने जो उपकरण है वो हमें प्राप्त हुए हैं, है ना। इसके बाद जो अगला हम इसमें देख सकते हैं कि इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता था, तो जानवरों का शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करने एवं चमड़ा उतारने में इनका उपयोग किया जाता था, एवं चमड़ा उतारने में उपयोगी। और इसमें क्या हो सकता है कि क्योंकि ये ऐसा क्यों करते थे, जानवरों का शिकार और चमड़ा उतारने में उपयोगी था, क्योंकि यहाँ जो जीविका जो स्रोत था, है ना, वो जीविका का स्रोत क्या था, जीविका का स्रोत आपका शिकार था, शिकार, है ना। तो इसी कारण इस प्रकार के उपकरण जो है वो बनाए गए थे। और यहाँ पे इनका जीवन कैसा था, तो इनका घुमक्कड़ जीवन था, घुमक्कड़ जीवन, है ना। और ये कहाँ रहते थे, तो ये रहते थे आपका जो है वो पहाड़ी या गुफाओं में, गुफाओं में ये रहते थे। तो अब कुछ स्रोत भी देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जो है सो इस प्रकार के चीज़ मिले हैं। तो अगर हम स्थल की बात कर ले, तो स्थल में आपका आ जाएगा जेठियन घाटी, जेठियन घाटी। ये कहाँ स्थित है, ये है आपका नालंदा में। फिर हम जब पेमार घाटी की बात करेंगे, पेमार घाटी में भी कुछ इस प्रकार के उपकरण और गुफाएं मिली हैं। तो ये पेमार घाटी कहाँ है, ये गया में है। फिर हम भीम बांध, भीम बांध, है ना, और पैसरा, ये 2 जगह हैं। ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ये मुंगेर में देखने को मिलेंगे। फिर है आपका राज पोखर, है ना, और दूसरा है आपका भालीजोर। ये क्षेत्र कहाँ देखने को मिलेगा, ये है भागलपुर, भागलपुर। और फिर है आपका वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर जो अभी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको पश्चिमी चंपारण में। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित जो स्थल हैं जहाँ पे हमें स्रोत मिले हैं, वो आपका इन जगहों पे मिले हैं। अगर हम एक बार इसे मैप में देख लें, तो आपका जो ये मैप है, इसमें है आपका ये नालंदा क्षेत्र, है ना, उसके बाद ये हो गया गया क्षेत्र, फिर है आपका मुंगेर क्षेत्र, ठीक है, और ये भागलपुर क्षेत्र, और ये आपका पश्चिमी चंपारण क्षेत्र, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, जो 5 जो ऐसे क्षेत्र हैं, वो 5 क्षेत्रों में आपको किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल से संबंधित हमें जो है सो स्रोत और अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलती है। इसके बाद जो अगला काल आता है, नेक्स्ट जो हमारा है, वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल से ही समझ रहे हैं कि यहाँ क्या होगा कि नए नए जो है सो मतलब आप यहाँ पे व्यक्ति जो है वो खेती करना सीख चुका है, ठीक है, और ये जीवन का पहला क्रांति भी माना जाता है। तो खेती करना सीख चुका है, तो जब खेती करना शुरू करेगा तो ये क्या होगा, ये जो है सो आपको घर यहाँ पे
देखने को मिलेगा, क्योंकि खाना बनाना इन लोग सीखेंगे, आग का आविष्कार हो ही चुका है, तो यहाँ पे आपको स्थायी घर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो डेवलपमेंट की शुरुआत होती है वो नवपाषाण काल में ही होती है। और फिर जो है वो हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में बिहार में कहाँ कहाँ ये क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये जो प्रमुख स्थल हैं, है ना, तो प्रमुख स्थल की अगर हम बात कर लें तो प्रमुख स्थल में क्या आ जाता है, चेचर और कुतुबपुर। कुतुबपुर तो ये कहाँ है, ये है आपका वैशाली में, ठीक है। उसके बाद चिरांद, तो चिरांद जो जगह है वो कहाँ है, सारण में। यहाँ पे क्या मिला है, ये अस्थि उपकरण खास करके मिला है और साथ में चित्रित मृदभांड भी मिला है, चित्रित मृदभांड, है ना। और मनेर जो जगह है यहाँ, ये कहाँ है, ये पटना में है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्रोत देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से सेनुवार जो एक जगह है, सेनुवार ये कहाँ है, ये है आपका रोहतास में, तो यहाँ पे भी जो है वो आपको नवपाषाण काल के स्रोत देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से जो है सो आपका ताराडीह जो क्षेत्र है वो आपका कहाँ मिलेगा, वो आपका गया में मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है वो नवपाषाण काल के कुछ ये क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैप में अगर हम एक बार देख लें तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसे अगर हम दूसरे पेन से हम कर लें तो आपका जो यहाँ पे पहला स्थल है वो आपका वैशाली है, मतलब ये स्थल, ये वैशाली। दूसरा है सारण, चिरांद यहाँ है, ठीक है। तीसरा है मनेर, पटना। चौथा है आपका रोहतास, है ना। और पांचवा आपका गया जो कि ताराडीह वाला क्षेत्र है। तो ये जो 5 क्षेत्र हैं वो किस प्रकार के क्षेत्र हैं, तो ये नवपाषाण क्षेत्र हैं। इसे हम लिख दें तो ये नवपाषाण क्षेत्र हो जाएंगे। और अगर हम इसे इस कॉलम में देखेंगे तो ये पूरा पाषाण है ना। तो मैपिंग में जो डिनोशन किया जाता है वो इसी प्रकार से ध्यान रखा जाता है कि एक ही मैप में अगर विभिन्न प्रकार से आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं तो कैसे हम जो है सो नोट्स का प्रयोग करेंगे, सिग्नलिंग का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मैपिंग को कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद तीसरा जो हमारा काल आता है वो आता है ताम्रपाषाण काल। बिहार में फिर आपको कुछ उधर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर ताम्रपाषाण काल जो है उसमें बिहार में आपको देखने को मिलता है ना। तो इसमें क्या हुआ था, पहली बार धातु का प्रयोग हुआ था, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो पहली बार ताम्र धातु का प्रयोग हुआ था, ताम्र धातु का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, ये जो है आपको कहाँ कहाँ ये जगह देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा सोनपुर में, है ना, ताराडीह में, ठीक है, मनेर में, सेनुवार में। तो जहाँ जहाँ नवपाषाण काल मौजूद हैं वहाँ वहाँ पे ये जो है क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। चिरांद हो गया, चेचर हो गया, इस प्रकार से ये प्रमुख स्थल हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ताम्रपाषाण काल इस प्रकार से बिहार में मौजूद था। जो चौथा जो युग आया, जो सबसे इम्पोर्टेंट युग माना गया, वो है आपका लौह युग, क्योंकि यहाँ पे फिर लौह से संबंधित उपकरण और वो सब बनने लगे थे, वेपन्स जो बनना था वो लौह से यहाँ पे शुरू हो गया था। ये क्या है, ये वैदिक प्लस उत्तर वैदिक काल दोनों में देखा गया, वैदिक प्लस उत्तर वैदिक काल में ये देखा गया है, उत्तर वैदिक काल, है ना। यहाँ पे क्या है, आपको नगरीकरण का साक्ष्य मिलेगा। बिहार की ही हम बात कर रहे हैं, तो नगरीकरण का आपको साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये क्षेत्र कौन सा जो है सो इस क्षेत्र को दिखाता है, तो ये उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार में खास करके हम कहेंगे तो मुजफ्फरपुर, अभी का जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, है ना, पूर्वी चंपारण और आपका वैशाली,
ये मुख्यतः हो गया। ऐसे मधुबनी और आपको सीतामढ़ी वगैरह में मिलेगा, लेकिन ये मुख्यतः ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे आपको नगरीकरण देखने को मिलेगा लौह काल में। तो ये जो था वो आपका पुरातात्विक स्रोत जो है, प्राचीन स्रोत जो है, प्राचीन काल है, वहाँ से आपको इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल, जहाँ पे ऐतिहासिक काल वो होता है जो हमें साक्ष्य के रूप में मौजूद हो, अर्थात इसका कुछ लेखा जोखा देखने को मिलता है। जो इससे पहले जो हम देखें कि प्रागैतिहासिक काल जो होता है उसमें क्या है कि आपको स्रोत कम मिलेंगे और अवशेष के रूप में, मतलब लिखा हुआ कम मिलेगा, आपको फिजिकल ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा। लेकिन ऐतिहासिक काल में क्या है कि फिजिकल के साथ साथ आपको लिखे हुए स्रोत भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए ऐतिहासिक काल में जब हम बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण की, शतपथ ब्राह्मण है ना, तो शतपथ ब्राह्मण जो है, तो इसमें क्या था, ये शतपथ ब्राह्मण जो है वो किससे संबंधित है, तो इसमें युद्ध के बारे में बताया गया। कौन सा युद्ध के बारे में, तो दो राजा था, गौतम राहुगण है ना, एवं माधव विदेह, माधव विदेह है ना की कहानी है। विदेह की कहानी इसमें मौजूद है, जो बिहार से संबंधित जानकारी को देता है ना। और जो है सो इसमें जो माधव विदेह ने था, ये क्या किया था, ये आर्य संस्कृति का विस्तार किया था। आर्य संस्कृति का विस्तार बिहार में किया था, उत्तर बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार किया उत्तर बिहार में। ये साक्ष्य लिखित रूप से मौजूद है उत्तर बिहार में, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो ये तो आपका आर्य संस्कृति का ये विस्तार हो गया। उत्तर वैदिक काल की हम जब बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में ये आर्यों का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, ये आपको स्थान जानना चाहिए। आर्य का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, ये स्थान आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है वो आपका मगध है ना, अंग, वज्जी, विदेह है ना, कौशिकी, तो ये क्षेत्र जो बिहार में मौजूद हैं इन सभी में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। इसके बाद जो है कि यहाँ पे जो था वो गंडक नदी जो थी, गंडक नदी, इसको सदा नीरा कहा गया। सदा नीरा कहा गया, क्यों कहा गया, तो इसमें कहानी है कि जब इधर से आपका ये जो गौतम राहुगण जो था वो गौतम राहुगण और माधव विदेह जो था, तो माधव विदेह जब आर्य का संस्कृति को बढ़ा रहा था तो एक मशाल जला करके, और वो जो उत्तर भारत की तरफ से जब बिहार की ओर बढ़ रहा था तो गंडक नदी जब वो पहुंचा तो वहाँ पे वो मशाल बूझ गई। ये कहानी के रूप में है। तो जब ये मशाल बूझ गई तो इस कारण उस गंडक नदी को जो था वो सदा नीरा कहा जाने लगा, और उस समय से ये नाम प्रचलित हो गया कि गंडक का दूसरा नाम क्या है, तो सदा नीरा है ना। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे जब हम बृहदारण्यक की बात करते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको राजा जनक की चर्चा देखने को मिलती है। राजा जनक की चर्चा, ठीक है, राजा जनक की चर्चा यहाँ पे देखने को मिलती है। और राजा जनक जो थे वो आज का जो जनकपुर नेपाल और मधुबनी वाला जो क्षेत्र है उस जगह पे ये राजा जनक का पूरा क्षेत्र होता था, जो विदेह क्षेत्र कहलाता था। और फिर वहीं से वो सीता का वो कहानी जो वैदेही वगैरह जो है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी में आप अष्टावक्र की कहानी पढ़िए। तो अष्टावक्र की कहानी जो है, ये जो सम्मेलन किया गया था, जो शास्त्रार्थ हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो वही ये मधुबनी दरभंगा का जो क्षेत्र है यहाँ पे बिहार के ही प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपको याज्ञवल्क्य गार्गी एवं मैत्रेयी का संवाद देखने को मिलता है। मैत्रेयी का संवाद
है ना। तो ये जो था याज्ञवल्क्य क्या थे, ये याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान थे, है ना। उनकी पत्नी थी मैत्रेयी और गार्गी। तो इनका जो है सो संवाद आपको देखने को मिलता है याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी के बारे में। तो ये जो है ये मुख्यतः आपके कुछ कुछ यहाँ पे प्राचीन बिहार से स्रोत हैं जो आपको ये बताते हैं कि हमारा प्राचीन बिहार किस प्रकार से मौजूद था। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये जो हमने यहाँ पे आपको बांटा है, जो इतिहास के खंडन किया है हमने। तो इतिहास का ये पहला और ये दूसरा जो सेक्शन है ये कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगला वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो सुधार आंदोलन, जो कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, और पीटी से जो आपको सवाल बनेगा वो यहाँ से मुख्यतः बनेगा। ये जो है वो VVIQ सेक्शन होता है। तो यहाँ से आपको पीटी में सवाल, चाहे वो BSSC हो, BPSC हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो बिहार स्पेशल, तो वहाँ से आपको ये सवाल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमें बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। तो इस कारण ये जो है सो आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है सो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम से बने रहिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल हुआ दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम। यहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम्स के अपडेट्स और मटेरियल्स मिलते रहेंगे और अपनी तैयारी को आप सुचारू ढंग से कंप्लीट करते रहेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।